तो इस वीडियो में हम आदिकाल प्रकरण 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो है उस पर चर्चा करेंगे और वही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते चलेंगे। तो सबसे पहला तो ये कि जो वीर गाथा काल है उसका समय 1050 से 1375 संवत में, ये तो जान ही रहे हैं। शुरुआत 993 ईस्वी से ऐसे जान लीजिए। फिर इसमें देखिएगा, पहला तो ये कि राज्यसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पे में। तो पहला इसमें यह है कि जो दोहों में कहे जाने वाला विषय था वो नीति और श्रृंगार का विषय था, और वीर रस की जो बातें कही जाती थी वो छप्पे में। अब ये तो जान ही रहे हैं कि जो आदिकाल में आश्रयदाता राजाओं की परंपरा चली और आश्रयदाता राजाओं के यहाँ जो कवि रहते थे वे अपना उनका गुणगान करते थे, ठीक है ना। तो उसी का पहला अगर कुछ प्रश्न बन रहा है इसमें, तो राज्यसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में और वीर रस के पद छप्पे में। फिर ये देखिए, दूसरा ये है कि गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। और यहाँ पर इस परिच्छेद में शुरुआती प्रकरण 3 के शुरुआती परिच्छेदों में ये बताया गया है कि जो क्यों ऐसा ही क्यों रहा कि जो आश्रयदाता राजाओं के यहाँ जो कवि रहे वो भारत के पश्चिमी भाग में ही क्यों रहे। फिर ये बताने की कोशिश की है कि जो हर्षवर्धन के पास गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, और वहां जितने भी राजपूत राजा जन्मे वो आपस में क्या करते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों के लिए। ये लिखा भी है कि हर्षवर्धन के उपरांत ही रस साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई और खंड खंड होकर जो गहलवाड़, चौहान, चंदेल और परिहार राजपूत राज पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। तो एक तो ये बात है। फिर ये कह रहे हैं कि सारांश यह कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि जहां से हम वास्तविक रूप में, भाई पहले पाल प्राकृत अपभ्रंश को अगर छोड़ दें तो हिंदी साहित्य का वास्तविक रूप से अभ्युदय जब हो रहा है तब वो राजपूत राजाओं के लड़ाई भिड़ाई का समय है। वो अपनी वीरता का गौरव दिखाना चाह रहे हैं, वो वीरता के गौरव के प्रदर्शन के तरीके उनके भिन्न भिन्न हैं। फिर एक बात और है कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक कहानी दी गई है कि आना के पुत्र बीशल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय वर्तमान किशोरगंज राज तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर बीशल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के राज्य अपने प्रदेश में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीशल देव के विक्रमी संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। बात कुछ इस परिच्छेद का बात कुछ नहीं, बात ये आगे जाके पता चलेगी। जो बीशल देव रासो जो लिखा गया है, जिसमें जबकि यहाँ बता दिया गया है कि बीशल देव या विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो कितने ज्यादा पराक्रमी थे और दिल्ली और झांसी जैसे राज्य अपने प्रदेश में मिला लिए और मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़े। लेकिन जब बीशल देव रासो लिखा गया तो उसमें क्या क्या लिखा गया, उसमें श्रृंगारिक बातें की हैं, ठीक। फिर एक ये देखिए कि पहले के समय में जब राजा भोज के समय था, यानी कि यही लगभग जब से आदिकाल शुरू हो रहा है उससे 400-500 साल पहले की बात है कि राजा भोज के समय में राजाओं की दानशीलता की चर्चा की जाती थी, उनके दानशीलता के लंबे लंबे कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन अब का समय क्या था कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय
तो जो भाट या चरण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तपूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे करता था, वही सम्मान पाता था। तो कह रहे हैं ये इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा कि किसी राजा के पराक्रम, विजय या शत्रु कन्या हरण, या तो राजा के पराक्रम की बात होगी या विजय की बात होगी या शत्रु कन्या हरण की बात होगी। शत्रु कन्या हरण के बात के ऊपर जैसे पृथ्वीराज ने लिखा, वो पृथ्वीराज रासों में लिखा गया कि जाकी कन्या सुंदर देखी, तापर जाई धरी तलवार। इस तरीके से कुछ बातें वहां पराक्रम की बात की 12 बरस लो कुकुर जी में और 13 लो जी सियार, बरस 18 छत्री जी में, आगे जीवन को धिक्कार, परमार लाशों की पंख, आलाखंड की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दानशीलता का अब बोलबाला मिट गया था। अब राजा के पराक्रम, विजय और शत्रु कन्या हरण के ऊपर ही बातें की जा रही थी। फिर जो है फिर क्या है कि वीर गाथा को हम दो रूप में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। यानी कि वीर गाथा की जो बातें की जा रही हैं वो दो रूप में है, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फिर देखिए कह रहे हैं कि इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में। प्रधान रस वीर ही रहता था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। यानी कि जो वीर गाथा काल की जो रचनाएं थी उसमें ऐसा नहीं था कि केवल वीरता की ही बातें हो रही थी। वीरता की बातें प्रधान में थी, लेकिन श्रृंगार की भी बातें होती थी। श्रृंगार का थोड़ा मिश्रण रहता था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में कार्य करता था। अब फिर क्या है कि ये देखिए, ये वीर गाथाएं दो रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के बैलेट्स के रूप में। फिर आगे लिख रहे हैं कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। प्रबंध यानी कि उसमें प्रबंधत्व का निर्वाह हो, कुछ भिन्न भिन्न कई सारे छंदों की बात की गई हो, कई सारे सर्गों में कथा की गई हो, ठीक है ना। और एक सर्ग के समाप्त होते ही अंत में दूसरे सर्ग के आरंभ की कथा का कुछ अंश दिया गया हो, बताया गया हो कि अगले सर्ग में क्या आने वाला। तो ये कुछ प्रबंधत्व के निर्वाह होते हैं। और कह रहे हैं कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह कौन सा है। कई सारे रासो ग्रंथ दे दिए जाए, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक, परमार रासो। और आपसे पूछ लिया जाए तो अगर आपने पढ़ा होगा तो लगा देंगे। और ऐसे वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक पूछ लिया जाए तो वो भी, उसमें भी 3-4 रासो ग्रंथ दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको पता होगा बीसलदेव रासो तो आप लगा देंगे। तो एक तो ये। फिर देखिए एक चीज पर कई विद्वानों का भिन्न भिन्न मत रहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति के पीछे कैसे हुई है। किसी ने कहा कि भाई रासक से हुई है, किसी ने कहा कि राजसू यज्ञ से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है? उनके अनुसार कि बीसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द से ही रासो की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब एक एक करके उन रचनाओं पर दृष्टि डालनी है और उन रचनाओं में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखते चलेंगे। पहली रचना है खुमाण रासो। संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं, ठीक है ना। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है, ठीक। अब हमें इसमें से केवल महत्वपूर्ण चीज देखनी है। पहला तो यह कि खुमान रासो संवत 810 से 1000 के मध्य कभी लिखा गया होगा। उसमें क्या है कि चित्तौड़ पे राज करने वाले रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं वंशावली के अनुसार। और कर्नल टाड ने जब वंशावली निकाली उन्होंने कहा ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे बताते हैं कि ये 3 अलग अलग हैं। लिखा किसने? लिख रहे हैं कि यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। यानी कि खुमान रासो के जो रचयिता जान पड़ते हैं वह दलपति विजय जान पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे बताया है कि 3 खुमाण हुए। एक खुमाण पहला 810 से 865 विक्रमी संवत, खुमान दूसरा
870 से 900 विक्रमी संवत, हुम्माड़ तीसरा 965 से 990 विक्रमी संवत। फिर कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कहा है कि इसमें कहा है कि कई सारी जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं और उनकी संदिग्धता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उनकी प्रामाणिकता पर, और कहते हैं कि संदिग्ध है। ठीक है ना, प्रामाणिक है नहीं है, उसी के द्वारा लिखी गई नहीं लिखी गई, बाद में उनमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्या बता सकते हैं। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासों का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का, यानी कि खुमान रासों ने हो सकता है लिखा हो, दलपति विजय हो सकता है ना लिखा हो सकता है कि उसमें उसके कुछ छंद हो, कुछ अंश हो, ये चीज अभी तक प्रमाणों के आधार पर नहीं बता सकते। फिर दूसरा ग्रंथ है बीसल देवरासु। बीसल देवरासु जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि वीर गीत के रूप में पहला ग्रंथ माना जाता है। तो नरपत नाल, बीसल देवरासु के सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि रचयिता कौन है, नरपत नाल है। फिर दूसरा हमको क्या जानना है कि कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था, यानी कि जो नरपत नाल थे वो विग्रह राज चतुर्थ के समकालीन थे और कदाचित यानी कि संभवतः वह उनका राज कवि भी था। इसने बीसल देव रासो नाम का एक छोटा सा लगभग 100 प्रश्नों का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। अब ये वाला जो दोहा है कि ग्रंथ में निर्माण काल यो दिया गया है कि 1272 मझारी जैठ बदी नवनी बुधवारी नाल रसायन आरंभी शारदा टूथी ब्रह्म कुमार। अब ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि 12 से 72 का अर्थ स्पष्ट अर्थ है 1212, 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 1272 का द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी में बुधवार ही पड़ता है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि विग्रह राज चतुर्थ का समय भी 1220 के आसपास है, उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 में प्राप्त हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है बीसल देवरासो वह 1212 विक्रमी संवत में ही लिखा गया है, उसी के आसपास ही लिखा गया है। ठीक, एक बात है। दूसरी बात हमने ये बताई कि नरपत नाल जो है वो उनको याद रखिए। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि बीसल देव रासों की कथा को एक संक्षेप में ध्यान रखना है कि बीसल देव रासों में 4 खंड हैं और यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। कथा का सार यूं है, 4 खंड है। खंड 1 में क्या है, खंड 1 है मालवा के भोज परिवार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। अब प्रश्न देखिए, बदलते दौर में प्रश्न इस प्रकार से हो गए हैं कि जैसे पूछ लेता है कि रानी रूप मुरारी किस ग्रंथ में किसकी प्राप्त है, रानी राजमती किस ग्रंथ से हैं, या 4 रानियों के नाम दे दिए और 4 ग्रंथों के नाम दे दिए, आप उनका सुमेलन कीजिए। तो इस टाइप के भी प्रश्न आ रहे हैं। या दूसरे टाइप के प्रश्न आ सकते हैं कि मालवा के भोज परमार की कथा, या सांभर बीसल देव कहाँ का राजा था, या सांभर के बीसल देव की कथा किसमें है। ठीक है, तारा और चंदा की कथा किसमें। तो ये सारे प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं आजकल, तो उसको हमको गौर से देखते चलना है। तो खंड 1 में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव के विवाह का होना है। खंड 2 में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। अब एक ये इसमें से गौर करने पर एक प्रश्न ये बन सकता है कि जब बीसल देव रासों में बीसल देव राजमती से रूठकर किस देश को चला जाता है। ठीक, अब 3-4 देशों के नाम दे दिए, आपने अगर पढ़ा है इसको गौर से तो उड़ीसा लगा देंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं लगा पाएंगे। खंड 3 में राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। अब एक नागमती का वियोग वर्णन तो पढ़ा है, लेकिन राजमती का विरह वर्णन नहीं पता है। अब पूछ दिया कि राजमती का विरह वर्णन किसमें है, तो अब कई बच्चे तो कहेंगे कि ये इसमें तो मिसप्रिंट हो गया, नागमती होना चाहिए। तो नागमती नहीं है, ये राजमती है। इसको जो है देख लीजिए, बीसल देव रासों का है। तो ये गहराई से जिसने अध्ययन किया उसके लिए। खंड 4 भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ ले आना। तो इतनी छोटी सी कथा है कि मालवा के भोज परमार रहते हैं और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती सांभर से बीसल देव से विवाह होता है। बीसल देव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं अतः हमारा 1 वर्ष रहते हैं। राजमती का विरह वर्णन होता है, बीसल देव का उड़ीसा से लौटते हैं। भोज राजा भोज अपनी पुत्री को अपने घर ले जाते हैं और बीसल देव वहां आकर राजमती को फिर चित्तौड़ ले आता है। ये इतनी सी छोटी सी कथा है बीसल देव रासों की।
ठीक। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह जो बीसल देव रासो है यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। घटनात्मक काव्य क्यों नहीं है? कहने हैं कि इसमें दो ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। ठीक, दो ही घटनाएं। तो अगर ये पूछे जाए कि यह पंक्ति किस काव्य, किस ग्रंथ के लिए कही गई है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है, केवल इतनी पंक्ति पूछ ली जाए और उसका नाम दे दिया जाए, तब आप लगा सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, एक ये परीक्षा देखिएगा कि जैसा पहले कहे हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमान के विरुद्ध चढ़ाई की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। कह रहे हैं कि जो अजमेर के चौहान राजा बीसल देव थे, यानी कि विग्रह राज चतुर्थ थे, जिनके ऊपर बीसल देव रासो लिखा गया, वो बड़े वीर और प्रतापी थे। यही बात मैंने पहले भी बताई, तो यही बात पहले भी लिखा है कि दिल्ली और झांसी के प्रदेश में मिलेगा। और इनके वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव, यानी कि एक और राजकवि हुए सोमदेव, ऊपर तो जो लिखा है वो उन्होंने कदाचित लगाया कि कदाचित इनके बीसल देव के राजकवि रहे होंगे, लेकिन जो सोमदेव थे वो वास्तव में थे और उन्होंने ललित विग्रह राज नाटक जो है वो लिखा है, जो कि संस्कृत में है और जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। अब चूंकि इसका जो अंश है बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है, तो ये ज्यादा प्रमाणिक है। लेकिन जो नरपति नाल ने बीसल देव लिखा, उसका कोई ऐसा मतलब मिलता तो है, लेकिन ऐसा ठोस प्रमाण इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि जब बीसल देव इतने वीर और पराक्रमी थे और जो समय ऐसा हो जहां पर वीरता और पराक्रम की बातें होती हों, तो वहां पर श्रृंगार की बातें जैसे लिखा है। पर नाल के बीसल देव, इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और ना उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रेषित पुरोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। कह रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ का नाम भले कुछ और रख देते, लेकिन रासो क्यों रखा है इस ग्रंथ का? तो रासो परंपरा या रासो शब्द लगा देने से वीरता पराक्रमता इन सबके जो है मनोभाव आते हैं हमारे हृदय के भीतर। फिर कह रहे हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी। यानी कि जो बीसल देव रासो है उसकी भाषा कैसी है? साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। और इसी में कहते हैं कि साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। अब क्या है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। अब दो भाषाएं मिलती हैं, एक तो पिंगल एक तो डिंगल। तो पिंगल में क्या था कि ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था, साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी। यानी कि ब्रज मिश्रित जो भाषा राजस्थान में प्रयुक्त हो रही थी वो पिंगल भाषा थी। यहाँ पर अब देखिए, अब ये कोई पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि पिंगल की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कहाँ पर की है, तो पूछ सकता है इस तरीके से। हालांकि वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, फिर एक ये देखिए कि कुछ विवेचन किया और बताया कि यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती। यानी कि यह पुस्तक अपने वास्तविक रूप में नहीं है, इसमें बदलाव हुए हैं, निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। वो बदलाव पता नहीं है क्या है। ठीक, अब दूसरा एक महत्वपूर्ण कथन देखिए, वह है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जा सकती थी। जैसा मैंने बताया कि
प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा चली जो चारणों में पिंगल के नाम से जानी जाती थी। अब दूसरा क्या है, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। यानी कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा बराबर डिंगल, ठीक। और प्रादेशिक बोली प्लस ब्रज ऑब्लिक मध्य देश की भाषा बराबर पिंगल। तो पिंगल और डिंगल को ज्यादा मतलब पिंगल और डिंगल पर अपनी बात रखने के लिए ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर जो साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई उसे पिंगल का नाम दिया गया, और अपभ्रंश के योग से जो शुद्ध राजस्थानी भाषा का स्वरूप मिला वह डिंगल का उसका नाम रखा गया। तो ये फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो के कुछ पद्य कुछ अपनी पंक्तियां रखी हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगला देखिए, फिर जो सबसे महत्वपूर्ण कवि कह लीजिए कि उसमें है वीर गाथा काल में, उनका है चंद बरदाई, ठीक, 1225 से 1249 संवत। अब इनमें बड़ा महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो पहला ये कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। कई बार प्रश्न आया है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, ठीक है। तुलसीदास होता है, सूरदास होता है, जायसी होता है, कई, अब जिसने नहीं पढ़ा वो कुछ भी लगा देगा। कालिदास भी होता है, ऑप्शन में कालिदास लगा देगा। एक चीज गौर करने वाली है, कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली ही पंक्ति चंद बरदाई के बारे में है, वो है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यानी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो है। फिर आगे लिख रहे हैं कि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। यानी कि एक और तथ्य निकल कर आया कि अंतिम हिंदू सम्राट किसको, महाराजा पृथ्वीराज को माना गया कि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। फिर क्या है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। याद करने के लिए याद कर सकते हैं। फिर क्या है कि इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था, ठीक। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। प्रश्न पूछा जा सकता है किस देवी का इष्ट या जालंधरी देवी का इष्ट किस कवि को था, ठीक है ना। फिर आगे पृथ्वीराज रासो के बारे में कथन है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग विभाजन है वो किस उसमें है, समयों में, 69 समय, ठीक। मुख्य छंद जो प्रयोग किए गए हैं पृथ्वीराज रासो में वो कवित्त, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। आगे लिख रहे हैं कि जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्लड़ द्वारा पूर्ण किया कहा जाता है। कह रहे हैं कि जैसे कादंबरी को बाण भट्ट के पुत्र द्वारा संपूर्ण रूप प्रदान किया गया, वैसे ही जो पृथ्वीराज रासो है उसके पिछले भाग को भी चंद के पुत्र जल्लड़ द्वारा पूरा किया गया। प्रसिद्ध वो है पंक्ति भी है कि पुस्तक जल्लड़ हत्योदय चली गज्जन नप काज, की पुस्तक को जल्लड़ के हाथों में दे दिया और नप यानी कि राजा के कार्य के लिए गजनी गए वहां पर, चल गज्जन नप काज। अब पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उस पर कई सारे सवाल निरंतर उठाए जाते रहे हैं कि भाई पृथ्वीराज रासो में जो तथ्य दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज चौहान और गोरी और इन सब के जो युद्ध की बातें हैं ये कितनी ज्यादा जो हैं वो प्रामाणिक है। तो इस पर कुछ 2-4 बातें की उन्होंने, वो क्या क्या है कि पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है।
यानी कि पृथ्वीराज रासो की जो शुरुआती कथा है वो है कि आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति होती है और चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। यानी कि जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को पकड़ कर ले जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरुणराज के पुत्र। अब ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर, यानी कि पृथ्वीराज का पिता कौन हुआ? सोमेश्वर, ठीक, और पृथ्वीराज के दादा कौन है? अरुणराज। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर यानी कि तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। यानी कि पृथ्वीराज के जो पिता थे सोमेश्वर, उन सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। और अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। यानी कि अनंगपाल की 2 बेटियां सुंदरी और कमला, सुंदरी का विवाह राजा विजयपाल के साथ हुआ। और सुंदरी और विजयपाल के संयोग से जयचंद की उत्पत्ति, जयचंद की ही लड़की संयोगिता पृथ्वीराज के साथ ब्याह हुआ था, इसलिए कहानी जरूरी है। और दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पृथ्वीराज हुए। अब आगे बता रहे हैं कि अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी ना लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखा दी। और बाद में यह है कि संयोगिता का पहले से ही चूंकि पृथ्वीराज पर अनुराग था, इसलिए उसने वो मूर्ति पर ही माला पहना देती है और फिर पृथ्वीराज उससे गंधर्व विवाह कर लेते हैं और ये सारी बातें होती हैं। अब मेन जो मुख्य जो बात है वो ये है कि शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज की शत्रुता का मुख्य कारण क्या था। तो उस पर है कि शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के वैर का एक कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। यानी कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी को चाहता था और वो सुंदरी पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों यानी कि हुसैन शाह और वह सुंदरी शहाबुद्दीन से तंग हुए तो भाग कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयां की। तो ये है शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के मध्य वैर का प्रमुख कारण। अब और आगे आइए, लिख रहे हैं कि पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विषय नामक एक नाटक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता। तो एक और यहाँ से हिंट मिल रही है, वो क्या है कि जयानक का एक संस्कृत में लिखा गया है काव्य है वो पृथ्वीराज विजय है। अब कह रहे हैं कि उसमें दिए गए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार सही ठहरती हैं, जबकि इसमें दिए गए किसमें पृथ्वीराज रासों में दिए गए संवत उतने ठीक नहीं ठहरते हैं। कह रहे हैं कि उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हासी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समसामयिक है। अब ऊपर क्या बताया था, ऊपर यह बताया था कि तोमर के अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, उन 2 कन्याओं में से एक का विवाह उनके साथ हुआ और एक के साथ सोमेश्वर के साथ हुआ, और जो सोमेश्वर की पत्नी थी वो जाके पृथ्वीराज की माता हुई, जबकि यहाँ पर कर्पूर देवी है। फिर लिखा है कि उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। उसके यानी कि पृथ्वीराज विजय, हासी का शिलालेख और हम्मीर महाकाव्य से ये सारी बातें गलत सिद्ध होती हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा नीचे बता रहे हैं कि इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की, तो भाई पहले देखा था ना कि पृथ्वीराज रासो की जो आरंभिक कथा है वो आरंभिक कथा में ये कह रहे हैं कि अग्निकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, कल्पना प्रसूत ठहरती है, क्योंकि इसमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं
जिनमें वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहे गए, यानी सूर्यवंशी सूर्य के वंश के चंद्र के वंश के कहे गए, अग्निवंशी कोई नहीं कहा गया है। अग्निवंशी तब कहा जाता है जब अग्निकुंड से उत्पन्न होता है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए नहीं है, क्योंकि शिलालेखों की जांच के अनुसार यह मिला है। तो इससे भी क्या ये ग्रंथ अप्रामाणिक ठहरता है। ठीक, फिर आगे देखिए, लिख रहे हैं कि चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, संवत नहीं है, और कन्नौज जाना 1151 में, शहाबुद्दीन के शुद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिले हैं उनके अनुसार ये दिए गए संवत ठीक नहीं, यानी कि तीसरा जो अप्रामाणिकता का आधार है वो संवत भी जो पृथ्वीराज रासों में दिए गए हैं वे भी ठीक नहीं है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि अब दूसरा क्या है कि दान पत्र या शिलालेख जिसमें पृथ्वीराज जयचंद्र परमार देव महोबे के राजा परमार आदि नाम आए हैं वो इस प्रकार हैं, वो संवत दिए गए। उससे हमें मतलब नहीं, हमको केवल ये जानना है कि चंद बरदाई का पृथ्वीराज दासो है उसमें समय भी यानी कि संवत भी ठीक ढंग से नहीं दिए गए हैं। और एक ये है कि जो फारसी तवारीख हैं, जो फारसी इतिहास हैं, उसमें क्या है, फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रमी संवत 1248 सन 1191 में हुआ। ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, तराइन का प्रथम तराइन का द्वितीय युद्ध तो हम लोग पढ़ते हैं 1191 1192। और जबकि क्या कह रहे हैं, जबकि चंद क्या कह रहे हैं, चंद कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के साथ युद्ध जो है वो 1158 में हुआ है, होता है, जबकि वास्तविक रूप से कब होता है, विक्रमी संवत 1248 में। अब इन दोनों का फर्क कितना है, 90 वर्ष का। ठीक, अब आगे 90 वर्ष के फर्क को लेकर भी एक समीक्षक ने तर्क निकाला, वो देखेंगे क्या है, वो क्या है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष के समर्थन में इस बार की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संवतों में यथार्थ संवतों में 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं बल्कि किसी कारण से जानबूझकर रखा गया है। और एक दोहे को पकड़ लिया, वो दोहा क्या है कि एकादश से पंचदय विक्रम साक आनंद तिह रिपुजय पुर हरण को भय पृथ्वीराज नरिंद। कह रहे हैं कि और विक्रम साक आनंद का अर्थ लिया अशून्य और नंद अर्थात 90 अर्थात 90 रहित। ऊपर देखा था ना, ये देखा था ना कि 1248 और 1158 90 का फर्क था। तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने कहा कि 90-91 वर्षों का जो अंतर रखा गया है वो जानबूझकर रखा गया है। लेकिन अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका भी कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व का राजपूत भाटों ने निकाल दिया, इस प्रकार की विलक्षण कल्पना ये कह रहे। इससे पहले नंदवंश था। तो कहने का तात्पर्य ये था कि कोई ठोस आधार नहीं निकला, तो इसको भी माना नहीं गया, अमान्य ठहरा दिया गया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कह रहे हैं कि बात संवत की ही नहीं है, यानी कि संवत भर बात होती तो चलो ठीक है कि भाई इतिहास, भाई पृथ्वीराज दासो कोई इतिहास ग्रंथ तो है नहीं कि उससे इतिहास लिखा जाएगा, काव्य ग्रंथ है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका कथन है, किसके लिए कहा, ये दो प्रश्न बनते हैं। कई बार पूछा गया है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, किस ग्रंथ के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी बात कही, तो वो पृथ्वीराज दासों के विषय में। फिर एक और प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या वास्तव में पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था भी या नहीं था। ऐसा तो नहीं कि कोई कवि ना हो, उसने कल्पना प्रसूत होकर या कहीं से और जान समझकर ये चीज लिख दी हो। ठीक, तो
तो फिर उसके बारे में बात कही गई है। फिर लिख रहे हैं कि इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद बरदाई नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। यानी कि जयानक ने संस्कृत में जो पृथ्वीराज विजय लिखा, वो लिखने के बाद जब वो वापस कश्मीर चले गए तब चंद बरदाई उनके दरबार में, पृथ्वीराज के दरबार में आए होंगे। और कह रहे हैं कि अधिक संभव तो यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी एक के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की है। तो एक तो ये, इस पे भी संदेह उठाते हैं वो, ठीक। तो ये भी याद रख लेना है कि हो सकता है कि ऐसा हो, हम कहीं हो सकता है कि ऐसा नहीं है, ठीक। फिर आगे देखिए, कह रहे हैं, एक और लिख रहे हैं, ये वाला भी बड़ा पूछा जाता रहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये वाला भी जो पंक्ति है, ये भी बड़ी पूछी जाती रही है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये वाली लाइन भी कई बार पूछी जाती रही है। इसके आगे देखते हैं कि दोहों की और कुछ कवित्वों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने हैं, पर त्रोटक आदि छंदों में कहीं कहीं तो अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल की गई है। और फिर लिखते हैं कि भाटों की इस वाक जाल के बीच कहां पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव है होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। कह रहे हैं कि कई लोगों ने अपने इच्छा अनुसार, मनमाने अनुसार इसका जो है खंडन मंडन, इसमें जो है जोड़ा घटाया है, इस तरीके से इसमें चीजें की गई हैं। फिर आगे लिख रहे हैं कि मामा पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक कागजों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। तो एक ये प्रश्न बन सकता है कि जो हरप्रसाद शास्त्री ने यात्राएं की थी, उनका विवरण कहां से प्रकाशित हुआ है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी कब यात्रा की? 1909 से 1913 तक। उस विवरण में पृथ्वीराज दासों के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज दासों मगध, अब ये गौर कीजिए कि मगध जो है भारत के पूर्व यानी कि बिहार वाला हिस्सा है। लेकिन क्या है कि पर पृथ्वीराज दासों में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। यानी कि पृथ्वीराज दासों में क्या लिखा है? चंद का जन्म लाहौर यानी कि भारत का पश्चिमी हिस्सा, पाकिस्तान वाला हिस्सा। अब ये यहाँ पे भी दिक्कत है कि लोग, अब चंद वास्तव में आए कहां से? लाहौर से आए कि मगध से आए? ठीक। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। ये अब एक आगे चलकर एक जो है देखिएगा, वो आप समझ जाएंगे कि पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं, यानी कि वर्तमान समय तक भी चंद के वंशज जो है वो नागौर में रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई, उसमें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक चंद बरदाई जी का जो उनके वंश के ही नानूराम भाट मिले, वो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी को खोज में जब वो गए 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं सदी के पहले दूसरे दशक में हम लोग कह सकते हैं, तब जाके वहां से भेटी और वहां से चंद का वंश वृक्ष मिला। वो इस प्रकार है, वो देखिएगा, वो नीचे दिया है। अब ये देखिएगा, ये वंश वृक्ष है उनका। अब इसमें चंद बरदाई हैं, फिर गुण चंद बरदाई के ही पुत्र हैं गुणचंद, जलचंद, एक और पुत्र हैं जो अज्ञात हैं, फिर सीता चंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक सूरदास मिलते हैं। ठीक, इस सूरदास को ध्यान रखिएगा कि चंद बरदाई की जो वंश परंपरा है, उस वंश परंपरा में आगे चलकर सूरदास मिलते हैं। बाकी लंबी वंश परंपरा इस किताब में दी गई है। फिर खेमचंद, गोविंद चंद, जयचंद, मदन चंद, ये लंबी एक वंश परंपरा चलती चली आ रही। भगवान सिंह, ये फिर यहाँ पर ये स्थान नानूराम जी का है जो वर्तमान में उनको मिले, शास्त्री साहब को।
अब इसमें क्या है कि नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं चला, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। ये उनकी एक कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बड़ा अच्छा ढूंढ के निकाला है। वो क्या है कि पृथ्वीराज रासों में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए। सूरदास की जो साहित्य लहरी है उसकी टीका में एक ऐसा पद आया जिसमें सूर की वंशावली दी है, यानी कि सूरदास जी ने साहित्य लहरी में अपनी वंशावली दी है। वो वंशावली में क्या लिखते हैं कि प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते प्रकट अद्भुत रूप ब्रह्मरा विचार ब्रह्म राख राम अनूप, उन्होंने ये लिखा है। और फिर यहाँ पे देखिएगा कि कृष्ण चंद्र उदार चंद्र जु रूप चंद्र सुभाई बुद्धि चंद्र प्रकाश चौथे चंद्र भे सुखदाई देव चंद्र प्रबोध चंद्र प्रबोध संस्कृत चंद्र ताको नाम भयो सप्तो नाम सूरज चंद्र मंद निकाम। जो मैं यहां पर यह बता रहा था कि सूरदास का जो नाम आया है, उस सूरदास का नाम वो वही सूरदास हैं भक्ति काल के कवि जो नानूराम जी ने जो भेंट किया था, वो चंद बरदाई की परंपरा में ही आगे चलकर जो है सूरदास कवि यहाँ पर मिल जाते हैं। अब वो आगे क्या लिखते हैं, माने कि सूरदास की साहित्य लहरी में उन्होंने ढूंढा और जो शास्त्री जी नानूराम जी से वो लाए थे उसमें उन्होंने वंशवृक्ष को ढूंढा। कह रहे हैं कि इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जल्लचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्होंने गोलचंद की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। तो एक तो ये बड़ी अद्भुत चीज है कि अगर ये बात सत्य है तो चंद बरदाई सूरदास जो थे वो चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा उनके ही वंशज। लेकिन ये भी अप्रामाणिक है। कहते हैं कि नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी उटपटांग और रद्दी है। यानी कि हर जब व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है ना, तो हर आदमी ये दावा करता है कि भाई ये मेरे यहाँ से थे, ये मेरे यहाँ से थे, तो हर वो भी अपने दावा कर रहे होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। फिर पृथ्वीराज रासो और पद्मावती समय के कुछ पद नमूने दिए जाते हैं, यानी कि कुछ पंक्तियां हैं जो हमको याद रखनी है। अब ये पंक्तियां जैसे मैं बताता चला आ रहा हूँ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसमें भी एक तो ये पंक्ति है, मनहु कला सभान कला सोलह सो बन्नी बाल बैस सस्ता समीप अमृत रस पिन्नी। एक ये वाली पंक्ति। दूसरी क्या है, ये कुटिल केश सुदेश पोह पर चियत पिक सद कमल गंध वया संद हंस गति चलित मंद मंद। एक ये वाली पंक्ति। और देखिए, बज्जिए घोर निशान राम चौहान चौदिस सकल सूर सामंत समर बल जंत्र तंत्र तिस। तो 2-3 ये पंक्तियां हैं पृथ्वीराज रासो की, ये हमको याद रखनी है। फिर आगे देखिए अगला क्या है, भट्ट केदार और मधुकर कवि। जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, यानी कि उनका गुणगान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा, तो भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखा। फिर इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका नाम का एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि, तो मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा और भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश लिखा। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघा यच दयाल दासकृत राठौड़ादि ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। तो हमको ये 3 बातें यहां से मिली। वो 3 बातें क्या थी कि एक भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, दूसरा मधुकर कवि का जय मयंक जस चंद्रिका, और तीसरा सिंघायच दयालदास का राठौड़ारी ख्यात। ठीक, बाकी हमको नहीं ध्यान देना है। एक और कि जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद्र का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। एक छोटी सी पंक्ति हमको याद रखनी है अपनी समझ बढ़ाने के लिए। फिर देखिए जगनिक,
ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित्र का विस्तार वर्णन वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। और जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई देते हैं। यह गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्लाहत के ढोल के गंभीर होश के साथ या वीर हुंकार सुनाई देगी कि 12 बरस लोग कर जीवें और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवें आगे जीवन को धिक्कार। तो कह रहे हैं कि संवत 1230 के आसपास जगनिक नाम के एक कवि हुए, जिन्होंने कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ वो रहते थे और महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के विषय में लिखा। ऐसा कहा जाता है कि जगनिक ने परमाल रासो लिखा और उस परमाल रासो का ही एक खंड आल्हा खंड जो था। कह रहे हैं कि यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, यानी कि साहित्यिक रूप में साहित्यिक आधार बनाकर अगर इसको लिखा गया होता तब ये कहीं ना कहीं सुरक्षित मिल जाता, लेकिन साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा ही नहीं गया था, ये गाने के लिए लिखा गया था। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही है, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार या तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, वहां इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं। फिर आल्हा और उदल परमाल के संबंध थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके छपवाया। तो एक प्रश्न ये बनता है कि मिस्टर चार्ल्स इलियट ने इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था, तो आल्हा खंड के जो गीत थे उनका। फिर श्रीधर के बारे में केवल ये याद रखिए कि रणमल्ल छंद नामक एक काव्य इन्होंने लिखा, जिसमें राठौर राजा रणमल्ल की विजय का वर्णन। इतना याद रखिए, बस ज्यादा नहीं, इस श्रीधर के बारे में याद रखना है। तो ये आदिकाल का प्रकरण 3 था। ठीक, अब आदिकाल का प्रकरण 4 बचा है, उस पर आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे।